Good morning, students. As a part of economic reform since 1991, today I am going to discuss with you another topic, globalization. This is video number 3 of the topic. In the previous videos, we have covered the need for new economic policy and first two elements of new economic policy. As a part of first two elements, we have already discussed liberalization and privatization. Today we are going to discuss the third element, that is globalization. Now what is globalization? सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें then globalization is integration of the economy of the country with the rest of the world economy, जिसमें हम अपनी देश की इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटेग्रेट करते हैं, मतलब मिक्स कर देते हैं. एंड ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और अपनी इकोनॉमी को ओपन करेंगे ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो. बाय कैसे करेंगे? लिबरलाइजिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड बाय क्रिएटिंग फेवरेबल सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्लाइमेट फॉर ग्लोबल बिजनेस. बेटा ग्लोबलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें इन विच एक कंट्री जो होती है, वन इकोनॉमी इंटरेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन एंड ट्रेड. सिंपली अगर बात करें, जब हमारी इकोनॉमी की जो नेशनल बाउंड्रीज़ हैं हम उसको ओपन करते हैं ताकि फ़ॉरेन की किसी भी इकोनॉमी के साथ हम ट्रेड कर सकें, हम जाके दूसरी कंट्री में ट्रेड कर सकें, दूसरी कंट्रीज़ हमारे देश में आके कर सकें, एंड देयर इज़ नो बैरियर ऑफ टैरिफ और क्वांटिटी टू बी ट्रेडेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. डोमेस्टिक गुड्स एंड फॉरेन गुड्स आर नॉट डिस्टिंग्विश इन एनी वे. कोई इम्पोर्टेड गुड का कंसेप्ट नहीं रह जाता, कोई डोमेस्टिक गुड्स का कंसेप्ट नहीं रह जाता. इंडियन इकोनॉमी अंडर दिस रिफॉर्म will have close link with the world economy and it will help in raising the volume of world production and investment. सबसे जो बड़े इफ़ेक्ट्स ग्लोबलाइजेशन के होते हैं उसमें क्या होता है कि जो गुड्स हैं उसका फ्री फ्लो होता है, कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बड़ी आसानी से गुड्स को लेके आ जा सकते हो. एंड सेकेंड इज़ फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी. एक तो आपकी जो गुड्स हैं, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स. नंबर 2 टेक्नोलॉजी, आप किसी भी देश की टेक्नोलॉजी को अपने देश में लेके आ जा सकते हो और अपनी टेक्नोलॉजी को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो. थर्ड थिंग इज़ फ्री फ्लो ऑफ लेबर एंड प्रोफेशनल्स, मतलब मैन पावर भी अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट करना चाहे देन वो भी कर सकते हैं. दैट इज़ ways or effects of globalization. According to IMF, the growing economic interdependence of countries worldwide through increasing the volume and variety of cross-border transactions in goods and services and of international capital cash flows and through more rapid and widespread diffusion of technology, that is globalization. IMF के अकॉर्डिंग IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड चीज़ की ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंट्रीज़ वर्ल्ड वाइड, जो कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो रही हैं थ्रू इंक्रीजिंग द वॉल्यूम एंड वैरायटी ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन. क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन हो रही है, मतलब हमारी जो ट्रांजेक्शन है बॉर्डर, नेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, उसमें गुड्स एंड सर्विसेज का फ़्लो भी हो रहा है, कैश का फ़्लो भी हो रहा है, टेक्नोलॉजी का भी फ़्लो जो है बहुत वाइड सेपरेट एंड रैपिडली हो रहा है. दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन, राइट. नेक्स्ट इज़ फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन में होता क्या है? फर्स्ट इज़ ओपनिंग एंड प्लानिंग टू एक्सपैंड बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड. आप अपने बिजनेस को ओपन कर देते हो थ्रू आउट द वर्ल्ड ताकि वर्ल्ड की किसी भी नेशन के साथ आप अपने बिजनेस को बढ़ा सको. दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन. इरेजिंग द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक मार्केट एंड फॉरेन मार्केट. कोई डोमेस्टिक मार्केट या फॉरेन मार्केट का डिफरेंस नहीं है. आप आज के टाइम पे देखोगे, आप मार्केट में लेने जाओ, एक छोटा सा डियो लेने जाओ ना, आपको जर्मनी बेस्ड भी डियो मिलेगा, अमेरिकन बेस्ड भी मिलेगा, आपको चाइनीज़ बेस्ड कंपनी का भी मिलेगा, आपको हर कंट्री का मिल जाएगा.
क्यों? क्योंकि अब कोई डोमेस्टिक या फॉरेन मार्केट का कोई कंसेप्ट ही नहीं रह गया। पहले टाइम होता था कि किसी का कोई रिश्तेदार बाहर जाता था तो वहाँ का परफ्यूम लेके आता था, हम कहते थे ये मेरी इम्पोर्टेड परफ्यूम है, ये मेरी इम्पोर्टेड नेल पेंट है। अब बेटे इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है। हर कंट्री का एवरी कंट्री बेस्ड प्रोडक्ट आर अवेलेबल इन इंडियन मार्केट। हमारी इंडियन कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर कंट्रीज़ में हैं। आज के टाइम पे अगर कोई आपका रिश्तेदार बाहर से आए ना तो वो ये कहेगा कि जो प्रोडक्ट्स इधर अवेलेबल है वही प्रोडक्ट्स उधर अवेलेबल है, देयर इज़ नो नीड टू इम्पोर्ट द गुड्स। ठीक है। सो नेक्स्ट फीचर इज़ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम टू एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। किसी भी वर्ल्ड की कंट्री में जो गुड्स हैं वो फ्लो कर सकती हैं। एंड लोकेटिंग द प्रोडक्शन एंड अदर फिजिकल फैसिलिटीज़ ऑन अ कंसिडरेशन ऑफ द ग्लोबल बिजनेस डायनामिक्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नेशनल कंसिडरेशंस। आपकी जो प्रोडक्शन है या अदर फिज़िकल फैसिलिटीज़ हैं वो आप अपने ग्लोबल पैरामीटर्स के हिसाब से प्रोडक्ट बना रहे हो। मतलब नेशन की तो कोई कंसिडरेशन नहीं है। आप जब प्रोडक्ट बनाते हो ग्लोबल बिजनेस डायनामिक्स को ध्यान में रखते हो। ग्लोबल बिजनेस डायनामिक्स का मतलब क्या है बेटे? आज की डेट में अगर एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है ना, उसको देखा जाता है कि जो मेरा प्रोडक्ट है उसमें उस तरह के फ़ीचर हों कि वो प्रोडक्ट ग्लोबली एक्सेप्टेबल हो। मैं सिर्फ अपनी डोमेस्टिक मार्केट की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के प्रोडक्ट नहीं बनाने वाली। मैंने अपना प्रोडक्ट ऐसे बनाना है कि जो मेरा प्रोडक्ट है ग्लोबली एक्सेप्टेबल हो। तो उसमें इस तरह के फ़ीचर्स हों, इस तरह के उसमें एलिमेंट्स हों कि वो जो प्रोडक्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड मेरा मार्केट में चला जाए तो हर एक बंदा उसको पसंद करे, चाहे वो प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट में ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा। ठीक है। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनल कंसिडरेशन ग्लोबल बिजनेस डायनामिक्स को ध्यान में रख के मैं अपना प्रोडक्ट बनाऊंगी। राइट। सो नेक्स्ट फीचर इज़ बेसिंग द प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन प्लानिंग ऑन द ग्लोबल मार्केट कंसिडरेशन। हम प्रोडक्ट की जो डेवलपमेंट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, प्लानिंग करते हैं ग्लोबलाइजेशन में ग्लोबल मार्केट कंसिडरेशन को ध्यान में रख के। मतलब ग्लोबल मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसको ध्यान में रख के प्रोडक्ट बनाया जाता है। Global sourcing of factor of production, that is raw material, components, machinery, technology, finance, etc. are obtained from the best source anywhere in the world. जो मटेरियल हमने यूज़ करना है, टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, फंड्स रेज करने हैं या कोई भी मशीनरी बाय करनी है, हम अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है रॉ मटेरियल कंपोनेंट हर चीज़ की सोर्सिंग करते हैं, आउटसोर्सिंग करते हैं। मतलब अगर किसी और कंट्री से हमें इंपोर्ट करनी पड़े तो हम करते हैं। नेक्स्ट फीचर इज़ ग्लोबल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। जो बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ऑल्दो वो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, बिजनेस की अपनी हायरार्की है, वो हायरार्की इंटरनल है ऑल्दो, बट वो हायरार्की आज की डेट में किस तरह से बनती है, ग्लोबल पैरामीटर के हिसाब से बनती है। क्योंकि कंपनीज़ को ग्लोबल लेवल पे फंड्स रेज करने होते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स से वो फंड रेज करते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड फंड रेज करते हैं। तो एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए जो ग्लोबल पैरामीटर्स बने हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग या बिजनेस की मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, वो कंपनीज़ को फॉलो करना पड़ता है। दीज आर द फीचर्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट इज प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बेटे देखो कुछ प्रोस एंड कॉन्स तो हैं। वो प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं? नंबर 1 इज़ फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल एंड इंक्रीज इन द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो ग्लोबलाइजेशन होने से कैपिटल जो है वो बहुत फ्रीली फ्लो हुई है। ठीक है। किसी भी कंट्री से आप फंड्स रेज कर सकते हो। अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो कोई नेशनल बाउंड्री नहीं है कि आपको सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट से फ़ंड रेज़ करने हैं, आप फॉरेन मार्केट से भी पैसा रेज़ कर सकते हो। टेक्नोलॉजी जो है, देखो ग्लोबलाइजेशन का ये फ़ायदा हुआ है कि आप टेक्नोलॉजी को भी बड़े फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हो किसी भी कंट्री से। इससे हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत इम्प्रूव हुई है। ठीक है। इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ी हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन का लेवल, उनका साइज़, हर चीज़ इंक्रीज़ हुआ है। Now there is spread of production facilities throughout the globe. प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ पूरी ऑल ओवर कह लो कि आपकी जो फैसिलिटीज़ हैं। अब देखो कोका कोला है, इट इज़ अमेरिकन कंपनी, अमेरिकन बेस्ड कंपनी। कोका कोला का जो प्लांट है वो इंडिया में लगा हुआ है।
ठीक है। सो जो कंपनीज़ हैं अब अपनी मैन्युफैक्चर्ड फिनिश गुड्स को नहीं ट्रांसफ़र करती हैं, वो अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ उस कंट्री में डेवलप कर देती हैं जहाँ पे उनकी डिमांड है। ठीक है, MI फ़ोन है, MI इज़ चाइनीज़ बेस्ड, बट अब आप MI के फ़ोन खरीदो तो उस पर लिखा होता है मेड इन इंडिया, बिकॉज उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो इंडिया में लग चुका है। ठीक है, सो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ भी डेवलप होती है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि वहाँ की जो इकोनॉमी है, वहाँ के लोगों के लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, उनकी इनकम बढ़ती है, सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। इससे क्या होता है, बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज़ होती हैं। जो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप है, अब वहाँ से निकल के वो अपनी इंडस्ट्रीज़ वो एरियाज़ में लगाते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, तो वो एरिया भी डेवलप होगा। देर विल बी ऑल्सो इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, प्रोडक्शन बढ़ेगी, कंजप्शन भी बढ़ेगी। न कॉमोडिटीज़ एट लोअर प्राइस विद हाई क्वालिटी, जो यूनिट्स जो कंपनीज होती हैं वो फिक्स कॉस्ट तो अपनी कह लो कि डोमेस्टिक कंट्री से कवर अप कर लेती हैं, और फॉरेन कंट्री से वो सिर्फ अपनी वेरिएबल कॉस्ट कवर करती हैं। तो कस्टमर्स को क्या बेनिफिट मिलता है, उनको लोअर प्राइस पे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। इट ऑल्सो क्रिएट्स जॉब्स, इंक्रीज इन जॉब एंड इनकम ऑफ द कस्टमर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अगर उनको अच्छी जॉब्स मिलेंगी, इनकम बढ़ेगा, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हायर होगा, एंड देयर विल बी ह्यूमन डेवलपमेंट, बैलेंस्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। जो यूथ है वो एजुकेट होगा, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, वैसी स्टडी लेवल भी इंक्रीज़ होगा, और ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट होगी ग्लोबलाइजेशन से। Next, there are certain negative effect of globalization also. It includes, ग्लोबलाइजेशन होती है तो ये माना जाता है कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है वो स्पॉइल होती है, क्योंकि लोग जो हैं वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को छोड़ के फॉरेन कंट्रीज़ के जो प्रोडक्ट हैं उनको ज़्यादा बाय करना पसंद करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज भी होते हैं। जब कंपनीज़ हमारे देश में आके वो प्लांट लगाते हैं तो हमारे लोकल लोगों को वो बहुत कम सैलरीज पे रखती हैं, तो ये एक्सप्लॉयटेशन भी होती है ह्यूमन रिसोर्सेज का। बहुत सारी कंपनी जो है वो सिर्फ प्लांट्स ऐसी कंट्रीज़ में सेटअप करती हैं जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स सस्ता है, मतलब जहाँ पे कम सैलरीज उन्हें पे करनी पड़ेंगी, तो वो अपनी तरफ से फंड्स सेव करती हैं, बट ह्यूमन रिसोर्स की एक्सप्लॉयटेशन होती है। देयर इज़ डिक्लाइन इन इनकम ऑल्सो, डिक्लाइन इन इनकम होती है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की, वो स्पॉइल होनी शुरू हो जाती हैं। जो यूथ सेमी स्किल्ड है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, जो तो स्किल्ड बंदे हैं ना वो तो जॉब्स ले जाएंगे, अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जो लोग हैं उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, बिकॉज दे वुड नॉट हैव सच काइंड ऑफ टैलेंट टू एज कंपेरिजन विद द वर्ल्ड रिक्वायरमेंट, इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनके पास टैलेंट नहीं होगा, सो उनमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। देर विल बी ऑल्सो ट्रांसफ़र ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखो जो कंट्रीज़ हमारे देश में आके प्लांट लगाएंगी वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करेंगी, यूटिलाइज़ करने के बाद जो इनकम है वो अपनी कंट्री में रिमिट करेंगी। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ख़राब हो गए, हमारा इन्वायरमेंट पल्यूट हो गया, हमारी मैन पावर गई, हमारा वाटर पल्यूट हो गया, हमारे रिसोर्सेज को ओवरली यूज़ करके एग्जॉस्ट करके इनकम उन्होंने अपनी कंट्री में ले जानी है। सो इट विल ऑल्सो लीड टू कमर्शियल एंड पॉलिटिकल कॉलोनिज़म क्या होती है, मतलब ग्रुपिज़म बनना शुरू हो जाता है कि जो मतलब कंपनीज़ हैं, जो फॉरेन ट्रेडर्स हैं, पॉलिटिकल लिंक्स रखते हैं, तो उनके तो कह लो कि इंडस्ट्रीज़ बड़ी इजीली सेटअप हो जाती हैं। जिनके लिंक्स नहीं होते, इन्फ्लुएंस नहीं होते, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। देयर विल बी ऑल्सो a widening gap between rich and poor due to the globalization. I've already discussed with you कि इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमेशा ही रहा है कि रिच एंड जो पुअर के बीच में गैप बढ़ेगा, रिच विल बिकम मोर रिच एंड पुअर विल बिकम मोर पुअर। देयर विल बी ऑल्सो डोमिनेंस ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशन, अगर आप फॉरेन मार्केट से पैसा रेज करोगे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन की इंटरफेरेंस हो जाएगी आपके बिजनेस में, दैट विल बी नेगेटिव इम्पैक्ट, right? Next is I want to discuss with you the ways and means, और we may say measures taken for the globalization. अगर हम measures की बात करें then globalization के measures क्या हैं? एक तो आप globalization कर सकते हो by raising foreign equity participation,
मतलब इक्विटी के थ्रू आप फंड्स रेज कर सकते हो. दीज आर वेज. अगर आपको ग्लोबलाइजेशन करनी है, इक्विटी के थ्रू फंड्स रेज कर सकते हो, मतलब आप शेयर्स इशू कर सकते हो. मोर देन 51% जो शेयर्स हैं वो आप फॉरेन इन्वेस्टर से रेज कर सकते हो. ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का तरीका है. दूसरा है डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रूपी. ये एक तरीका है ग्लोबलाइजेशन का. डीवैल्यूएशन क्या होती है? इंडियन रूपी was devalued by 20% in July 1991 to encourage exports and to discourage imports. हमारी जो इंडियन रूपी है उसकी वैल्यू को रिड्यूस किया गया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें. जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे फॉरेन करेंसी हमारे पास आ गई, एंड इम्पोर्ट्स को डिस्करेज करें. इट विल हेल्प इन अट्रैक्टिंग द फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल इन आवर इकोनॉमी. नेक्स्ट जो वेज एंड मीन्स है हमारे पास, दैट इज़ लॉन्ग पीरियड ट्रेड पॉलिसी. What is long period trade policy? Government of India introduced a long period foreign trade policy for a period of 1992-97. गवर्नमेंट ने अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को एक्सटेंड करा ताकि हम ग्लोबलाइजेशन अचीव कर सकें. एंड द एम ऑफ दिस पॉलिसी वाज टू इंट्रोड्यूस द ग्लोबलाइजेशन, मेजर ग्लोबलाइजेशन. नेक्स्ट मीन वाज ओपन कंपटीशन. ओपन कंपटीशन में क्या होता है कि जो इंडियन इंडस्ट्री होती है उसके प्रोडक्ट्स को ओपन मार्केट में सेल किया जाता है. मतलब उसके जो क्वालिटी के ऊपर फोकस किया जाता है, कॉस्ट फैक्टर्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो ओपन मार्केट में सेल हो सके. ठीक है जी, ये भी एक तरीका है अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली सेल करने का. नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन का वे है रिडक्शन इन कस्टम एंड टैरिफ्स. अगर आप चाहते हो कि हमारा जो प्रोडक्ट है ग्लोबली सेल हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप कस्टम एंड टैरिफ ड्यूटीज़ को रिड्यूस करो. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू मेक द इंडियन इंडस्ट्री कम्पिटिटिव एंड स्ट्रॉन्ग, द पीक रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम 250% to 30%. पहले तो अपनी इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए कस्टम ड्यूटी लगाई जाती थी 250%. अब कस्टम ड्यूटी को 30% तक लेके आए हैं ताकि जो फॉरेन कंपनीज के प्रोडक्ट हैं वो इंडिया में सेल हो सके. ठीक है. ये रीज़न होता है ना कि जब आप कोई फॉरेन मेड प्रोडक्ट खरीदते हो तो वो प्रोडक्ट महंगा बिकता है. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर टैरिफ कस्टम ड्यूटीज़ लग लग के प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाता है. सो दैट वाज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक पॉलिसी. नाउ we are going towards the conclusion side. So economic liberalization has increased the responsibility and role of the private sector, no doubt. At the same time it has reduced the control of the government on the economic sphere. देखो, एक तरह से तो प्राइवेट सेक्टर को प्रमोशन मिली है. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को हमने एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है. दूसरी साइड से गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो कम हो जाता है, कंट्रोल लूज़ हो जाता है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में बिजनेस चला गया. So it is expected that the reform would liberalize the Indian economy enough to create the conducive environment for rapid economic development. ये assume किया जाता है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी है ये हमारे देश के लिए एक ओपन इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करेगी जिससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो रैपिडली हो सके. ठीक है. सो दिस इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. So that was all about new economic policy. So I hope you understand the topic very clearly. So thank you so much, students.